चैप्टर 3 इश्क का खेल। आधी रात हो चुकी थी। रूही एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। प्रमिला की तबीयत ठीक न होने के कारण रूही को अकेले ही जाना था। जब रूही कैब से नीचे उतरी तो किसने ने उससे पीछे से सिर पे हल्के से मारा। जब उसने पीछे देखा तो पाया कि एक 22 साल का गोरा चिता लड़का अपनी आंखों पर नंबर का चश्मा लगाए हुए रूही को ही देख रहा था। रोहन, अगर मेरे बाल खराब हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहन ने उसकी बात सुन के अपना मुंह टेढ़ा करके कहा, हाँ, वैसे भी तुझसे बुरा कोई है भी नहीं, तुझे खुद की तारीफ करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। रूही ने अपनी आंखें चोटी करके अपने कमर पे हाथ रख के कहा, थोड़ा जोर से बोलना, जो तू अभी खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा है। रोहन ने रूही गले में हाथ डाल के एयरपोर्ट के अंदर ले जाते हुए कहा, अबे चल में मोटी अंदर, वरना कहीं हमरा उड़ान खटोला हमें बिना लेके उड़ न जाए। रूही ने भी उसके गले में हाथ डाल के उसके कंधे से कंधा मिला के चलते हुए कहा, हाँ बे भीड़ू, तूने एकदम सच्ची बात बोली। अरे हम तो न्यूयॉर्क जो खून फिरंगी के फाड़ देंगे। रूही अपने धुन में ही बोले जा रही थी और आसपास के लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। रोहन ने अक्वार्ड होकर कहा, मिस मोटी धीरे बोल, सब सुन रहे हैं। ये बोल उन लोग चेक इन करने गए। रोहन ने तो स्कॉलरशिप लेके न्यूयॉर्क जा रहा था अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करने, और वही रूही अपनी बड़ी बहन के पैसे से वहां पे पढ़ने सॉरी मौज करने जा रही थी। रूही अपनी लॉयर की डिग्री के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी, पर रूही पढ़ाई में एकदम एवरेज थी। उसने कभी पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट दिया ही नहीं था। उसके लिए बस एक ही मंत्र था, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर लाइफ। जहाँ भी पढ़ाई के बारे में कुछ कहते रूही वहां से ऐसे भागती जैसे कोई कोरोना से भागता हो। अब आते हैं स्टोरी में। अभी उनके फ्लाइट को आधा घंटा बाकी था। ओए मिस मोटी, में कुछ खाने के लिए लेके आ रहा हूँ, यही भी खड़ी रहना। ये बोल वो वहां से चला गया। रूही ने अपना फोन उठाया और कुछ देर बाद अपना फोन बंद करके बेंच पे सर टिका के अपने मन में कहा, व्हाट आर यू डूइंग दी? क्यों अपने आप को आप इतना तकलीफ दे रहे हैं सिर्फ उस इंसान के लिए? प्लीज दी, आप जल्दी से ये सब खत्म करिए। इतना बोलकर वो अपनी आंख खोलती है तो सामने से रोहन आ रहा था। कुछ देर में उनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी और दोनों अपना लगेज लेके अंदर चले गए। दूसरी तरह मुंबई, अंधेरी वेस्ट, एक 5 स्टार होटल के रूम में एक लड़का और लड़की बहुत अजीब हालत में थे। उनके कपड़े फर्श पर गिरे हुए थे। भले ही बाहर गर्मी थी पर अंदर का माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। तभी उस कमरे में फोन की रिंगटोन गूंगी, जिससे दोनों लोग के बीच में खलल पड़ रहा था। उस लड़के ने फोन उठाया तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर फोन को उठा के स्पीकर पे डाल दिया। माम, जो काम अपने दिया था वो हो चुका है। उस लड़की को हमने खत्म कर दिया है। अब आपकी बारी, हमें ये से सुरक्षित देश से बाहर भेज और हमारे अकाउंट में पैसे डालिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने फोन कर दिया। ये सब सुन रही लड़की के होठों पे तिरछी मुस्कान आ गई। आज वो बहुत खुश थी। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसके रास्ते से हाथ चुकी थी। तभी उस लड़के ने कहा, माम हमें। इससे आगे वो कुछ बोलता कि तभी उस लड़की ने उसके होठ पर अपनी उंगली रख दी और कहा, माम नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं बस सोनिया हूँ, तो कॉल में ओनली सोनिया, नथिंग एल्स। ये थी सोनिया रायजादा। इनकी उम्र यही 30 साल होगी। जो आदमी अभी इनके साथ था वो था इनका बॉडीगार्ड शेखर। ये बस बिस्तर तक ही साथ रहते थे। सोनिया की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी धीरज रायजादा से, जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में टॉप 10 में आती थी। शादी के बाद धीरज ने उसी दिन लंदन चले गए थे, क्यों ये सोनिया की हरकत से वाकिफ थे। सोनिया ने शेखर के अपर से उठ के किसी को फोन किया। शेखर ने देखा कि सोनिया उठ के जा रही है तो उसने फिर से सोनिया का हाथ पकड़ के अपने अपर खींच के उसके गर्दन पर किस करने लगा। सोनिया अब बस उसकी हरकत ही देख रही थी। तभी सामने से किसने फोन उठाया, बधाई हो, हमारा काम हो गया। आपका रास्ते के कटा भी हाथ गया और हमारा भी। याद रखना अवनी हमरे सोच से जड़ा आगे चलती है, तो जब तक वो मरे ना उधर ही रहना। सोनिया ने अब थोड़ा गुस्से में कहा, अब वो अवनी नहीं रही, मारावा दिया है, और आप उसके गुणगान मत गए। तो सामने वाले ने सोनिया को टॉन्ट मरते हुए कहा, और रियली डू यू वांट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? ये बात मुझे भी पता है और तुम्हें भी, कि उससे मारना इतना भी आसान नहीं है, वरना तुम अब तक उसकी तलवे नहीं छाटती। ये सुनकर सोनिया की मुट्ठी कस गई, पर तभी सामने से फिर से आवाज आई, अब इस नंबर पर फोन मत करना। ये बोलकर बिना सामने वाले की बात सुने फोन काट दिया। सोनिया ने गुस्से में फोन को फेंक दिया। अब सूरज अपनी चमक धीरे धीरे पूरी दुनिया पे फिर से बिखेरने लगा था। किसी को कुछ पता नहीं था कि बीती रात कौन सा हादसा हुआ था, या फिर किसी को ये बात की पहले से खबर थी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। रूही और रोहन न्यूयॉर्क पहुंच गए थे।
रूही वेटिंग लंच में बैठी रोहन का इंतजार कर रही थी। रोहन करेंसी चेंज करने गया था। रूही बेटी कुछ सोच ही रही थी कि एक इंसान उसके सामने से गया, मुंह पे स्कार्फ बांधा था। वैसे भी रूही का ध्यान उधर नहीं जाता, पर उस इंसान के बैग से एक पेन नीचे गिर गया था। रूही ने उस पेन को उठ के जैसे ही अपर देख के उस आंजन आदमी को बुलाने वाली थी कि तभी उसने देखा कि वो आदमी इतनी फुर्ती से वहां से गया था कि अब वो उधर दिख भी नहीं रहा था। रूही ने कुछ देर उस आदमी को देखा और अपना ध्यान उस पेन पे टिका दी। रूही को पता नहीं उस पेन में क्या दिखा कि उसने जल्दी से पर बिना किसी की नज़र में आए पेन को अपने बालों के अंदर अच्छे से छुपा दिया, और रूही के बाल लंबे होने की वजह से पेन किसी को दिख भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद रोहन और रूही अपने मंजिल की ओर भाग गए। मुंबई। जो गुंडे रात को अवनी को मारा था उन सब एक घर के अंदर पैकिंग कर रहे थे। सब लोग कुछ ही देर में ये शहर छोड़ के जाने वाले थे, तभी जो अभी हुआ उन सबको कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला और सबके चिद्दे उड़ गए। उनके घर पे इतना जोर से बॉम्ब विस्फोट हुआ कि आसपास के पेड़ पौधे भी उड़ गए थे। कुछ ही देर में वहां पे पुलिस भी आ पहुंची गई और वहां की तहकीकात शुरू हो चुकी थी। मुंबई के कुछ दूर एक आइलैंड पे एक लड़का जो बड़ी सी महादेव की मूर्ति के सामने लाल रंग की धोती पहने, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में चांदी का कड़ा पहने बड़ी सी जोत लिए महादेव जी की पूजा कर रहा था। तभी एक और लड़का ब्लैक शर्ट में चासमे पहने के वहां आया। उसकी उम्र यही कुछ 25 साल की होगी। उस लड़के का नाम कार्तिक था। कार्तिक ने देखा कि उसके बॉस अभी बिजी है तो वो चुपचाप से अपने जगह खड़ा हो गया। कुछ देर बाद पूजा खत्म हो गई थी। अब वो लड़का पलट चुका था। कार्तिक ने सामने देखा तो सांवला रंग, माथे पर बभूत, एकदम तीखे नैन नक्श। ये था उज्ज्वल बोरदिया। उज्ज्वल ने कार्तिक को एक नज़र देख के सिद्धि से नीचे उतर कर आरती कार्तिक के सामने किया तो कार्तिक ने आरती ली और उज्ज्वल के हाथ से आरती की जोत साइड टेबल पर रख दिया। तभी उज्ज्वल ने वहां से जाते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक शर्मा, आपको नहीं लगता कि आप ये पे मुझे कुछ बताने आए हैं? ये सुनकर कार्तिक थोड़ा हड़बड़ा गया, क्योंकि वो ये भूल ही गया था। पर कार्तिक ने जरा टाइम न लेते हुए कहा, सिर पता चला है कि कल रात किसी ने हमारी सिक्योरिटी को पर करके यह आ गया है। और इसे आगे कार्तिक कुछ और बोलता कि उज्ज्वल अपनी जगह रुक गया। कार्तिक का तो दिल मुंह में आने वाला था, पर कार्तिक ने जल्दी से खुद को संभाला। उज्ज्वल ने अब पलट के कहा, पूरा इलाका छान मारो और सिक्योरिटी गार्ड को 5 मिनट में बुलाओ। प्लीज़ जो भी मेरी नॉवल पढ़ रहा है उससे लाइक और रिव्यू भी दीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट भी करना।